हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है आपकी जी के जीएस की। ये दोस्तों इसका आपका 5वां पार्ट है। इससे पहले दोस्तों हमने आपके लिए 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं जी के जीएस टेस्ट सीरीज की। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, हमारी मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर आपको एक वीडियो में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराए जाते हैं विद एक्सप्लेन। जिससे दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छे से देख लिया तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन उससे आपके कवर हो जाएंगे, जो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल का एग्जाम हो गया वीडियो भर्ती 2018 वाला, चाहे आपका लेखपाल भर्ती का एग्जाम हो गया यूपी ट्रिपल का, और भी दोस्तों यूपी ट्रिपल जितने एग्जाम हैं आपके उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही जैसे आपका यूपी कांस्टेबल भर्ती है जो आपके आने वाली है, उसके लिए आपको हो गया। और साथ ही आपका स्टेट पीसीएस, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, ठीक है, इन सभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही दोस्तों जो आपका एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है सिविल 2, उसके लिए भी, और साथ ही आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी। यानी दोस्तों कुल मिला के बात यह है, जितने भी एग्जाम में आपकी जी के जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका कि हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का, या जल का। तो दोस्तों जो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा भार होता है शरीर में, वो जल का होता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक वयस्क पुरुष के भार का लगभग 60 से 65% भाग जो होता है वो आपका जल का बना होता है। ठीक है, जल होता है। यानी अगर पूछे आपसे कि हमारे शरीर का अधिकतम भार क्या होता है, जल का होता है। ठीक है, 60 से 65% के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, आँख में, या जांघ। ये आपका जांघ होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, जांघ में। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो दोस्तों आपकी कान में होती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कान में होती है, उसका नाम होता है आपका स्टेपेज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वो आपकी जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी, जिसका नाम होता है आपका फीमर। ठीक है, ये दोनों आपके ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। सोडियम पोटेशियम, लोहा कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम, या कैल्शियम फॉस्फोरस। तो दोस्तों अस्थि और दंत निर्माण के लिए आपका कैल्शियम एवं फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मुख में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या आपका आमाशय में। ये आपको बताना है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वो दोस्तों आपकी छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो मनुष्य के जो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है वो दोस्तों आपका मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह से प्रारंभ होकर ये आपके बड़ी आंत तक जाता है। ठीक है, पाचन। अगला क्वेश्चन है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, या आपका वसा। तो दोस्तों जो आपकी लार होती है वो आपका स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों लार का क्या काम होता है आपका, इसका काम होता है भोजन को गीला करना। लार का भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना। ठीक है, ये दोनों दोस्तों मैंने इसके काम होते हैं लार के, कि भोजन को गीला करना, साथ ही भोजन की लुगदी बनाना, जिससे कि दोस्तों आपका उसे आसानी से निगला जा सके। ठीक है, और दोस्तों लार में एक आपका एंजाइम पाया जाता है, वो है आपका एमाइलेज। इसका दोस्तों काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। ये आपका शर्करा में तोड़ने का काम करता है आपका एमाइलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, या प्रोटीन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वसा में, जिसमें दोस्तों आपकी होती है लगभग आपका 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम जो वसा के आपके जारन से होता है। ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी। और दोस्तों जो आपका प्रोटीन में बात करें, प्रोटीन कितना होता है आपका, तो प्रोटीन में आपकी होती है 4 किलो कैलोरी। ठीक है, बात करें कार्बोहाइड्रेट की,
तो इसमें कितनी होती है, इसमें दोस्तों आपका 4 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है। ये कौन सी विटामिन जो आपकी घाव को भरने में सहायता करती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी? तो दोस्तों वो करती है आपके विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कभी भी आपका रासायनिक नाम पूछ लेता है विटामिन के, वो दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगर दोस्तों बात करें विटामिन ए की, तो क्या नाम होता है रासायनिक नाम? इसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, जो कि दोस्तों हमको धूप से प्राप्त होती है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको होता है स्कर्बिक एसिड, स्कर्बिक एसिड या अम्ल। ठीक है, और दोस्तों विटामिन बी कोई होती है आपकी विटामिन B1 होती है, जिसका आपको नाम होता है रासायनिक नाम थायमीन। ठीक है, कि दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये मान चलो आपका विटामिन वगैरह हो गया, विटामिन, मानव रोग, इनसे दोस्तों जरूर क्वेश्चन बनते हैं। मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के तंत्र। ठीक है, और साथ ही आपकी विज्ञान की शाखाएं हो गई। तो इन 4-5 टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60, 70, 80 या 90? तो दोस्तों प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो आपका 90% होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कौन सा हार्मोन आपका ऐसा है जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रीनलिन या एस्ट्रोजेन या ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, एड्रीनलिन। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका, इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। और दोस्तों इसका दूसरा नाम आपका होता है साथ में एपिनेफ्रीन। ठीक है, या तो आपको एड्रीनलिन हो या एपिनेफ्रीन हो। ठीक है, एपिनेफ्रीन, तो कुछ ही बोलो या एक ही बात है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है आपका। और दोस्तों इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों आपका जो आपका रुधिर दाब होता है, रुधिर दाब, और साथ में आपका हृदय स्पंदन दर, इसको आपको बढ़ाता है, स्पंदन दर को बढ़ाने का काम करता है, को बढ़ाता है। ठीक है, ये। और दोस्तों बात करें आपके इंसुलिन की, तो ये क्या काम करता है? ये आपका रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है आपका इंसुलिन, मात्रा का नियमन करना इसका काम होता है। ठीक है, और जो आपका एस्ट्रोजन क्या है? ये दोस्तों जो महिलाओं का आपका मासिक चक्र होता है उसमें आपका सहायता करता है, महिलाओं के में। ठीक है, एस्ट्रोजन जो महिलाओं के मासिक चक्र में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों बात करें ऑक्सीटोसिन, ये क्या होता है आपका? जैसे दोस्तों आपका जो होता है ना कि माँ और जो बच्चा होता है आपका, ठीक है, के बीच गले लगना, चूमना, ये सब दोस्तों इसमें ये हार्मोन आपका एक्टिवेट होता है उस समय, चूमना या गले लगना। ठीक है, उस समय दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन से आपका सक्रिय होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, तो यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला आपका कि जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लेम्बर्ट, टेमिन या ल्यूवेनहुक? तो दोस्तों आपको जीवाणु की खोज की थी आपके ल्यूवेनहुक ने, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि आपको बताना है कि विषाणु की खोज आपकी किसने की थी? विषाणु की खोज, ठीक है, आपको बताना है कि विषाणु की खोज किसने की थी। ये दोस्तों नीचे बताना है आपको कमेंट करके। ठीक है, विषाणु की खोज आपकी किसने की थी? एक सेकंड, यानी कि आपका वायरस की खोज किसने की थी? ठीक है, ये दोस्तों बताना है आपको नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, पौधों की वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, या आपका ऊर्जा ह्रास की दर नापने में? ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों जो आपका ऑक्सेनोमीटर होता है उसको पौधों की वृद्धि दर नापने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, या आपका कीटों को मारने का विज्ञान? तो दोस्तों जो आपका कीट संवर्धन होता है ये आपका कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला आपका निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर, और या दोस्तों आपका शकरकंद? तो दोस्तों जो आपका अदरक है वो आपका तना है, और बाकी तीनों आपकी जो है जड़ हैं, यानी आपके तना कौन से होते हैं? इसमें आपका अदरक आ जाएगा, ठीक है,
अदरक हो गया, गन्ना हो गया, आपका आलू हो गया, ये सब आप तना के प्रकार हैं। और बात करें जड़ की तो दोस्तों उसमें आपका आते हैं सलजम, गाजर हो गया आपका, और साथ में आपका शकरकंद हो गया। ठीक है, ये तीनों आपकी जड़ में आते हैं। अगला आपका कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या कार्बोनिक अम्ल। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं सल्फोनिक अम्ल में और सल्फेनिक अम्ल में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सॉरी सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, यानी प्याज के छिलके में जो आंसू आते हैं वो आपका सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं, क्योंकि इससे आपका सल्फेनिक अम्ल निकलता है प्याज के छिलके से। अगला आपका कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर या आपका इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसकी वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर। ठीक है, वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। अगला दोस्तों आपका कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपकी पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों आपका पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों दोस्तों किया जाता है पॉली हाउस का? क्यों दोस्तों जैसे आपके होता ना तेज़ गर्मी पड़ रही हो, ठीक है, धूप, ओले, इन सब से दोस्तों बचाया जा सके फसलों को। ठीक है, तेज़ हवाओं से आदि से बचाया जा सके। इसमें दोस्तों मेनली आपको क्या होता है पॉली हाउस में, जैसे कि आपका टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, इनकी खेती ज़्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, उसे जिसे कहते हैं साइट्रोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम और आपका फिनालिक्रोम। तो दोस्तों ये होता है आपका यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यूरोक्रोम इसका दूसरा नाम दोस्तों आपको होता है यूरोविलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो सो मायोग्लोबिन में होती है वो आपकी लोहा धातु होती है, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये मायोग्लोबिन होता है कहाँ पाया जाता है? मेनली जो आपके कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके पेशी या ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है, एक तरह से आपका प्रोटीन है, ये समझना होगा। ठीक है, जो मायोग्लोबिन होता है ये आपका पेशी ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो आपके स्तनधारी होते हैं उनके कशेरुकी प्राणियों के पेशी के ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन। ठीक है, मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों आपका दृष्टि दोष मायोपिया का वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, या आपका नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, या ना ही नज़दीक और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, जिसको दोस्तों बोलते हैं आपका निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दोस्तों इसका जो निवारण होता है दोस्तों वो आपका होता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस। ठीक है, और दोस्तों जिसमें आपकी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है वो कौन सा होता है आपका दोष? वो दोस्तों होता है आपका दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और दोस्तों इसका जो इसमें आपका अगर उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे तो आपके लिए सही हो जाता है। ठीक है, इसका निवारण किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। उम्मीद दोस्तों करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरा मैसेज आ रहे हैं कि सर लाइव क्लास चलाइए। अब देखिए लाइव क्लास में क्यों नहीं चला पा रहा हूँ, ठीक है, क्यों दोस्तों लाइव क्लास में होता क्या, आप देखिए मैंने इस वीडियो में आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, और साथ ही जहाँ जरूरत थी वहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन कराने में लगा मुझे 15 मिनट का समय लगा। और दोस्तों अगर यही यानी 20 क्वेश्चन में कराता आपको लाइव क्लास में, तो वहाँ पर कम से कम दोस्तों आपका 1 घंटा बर्बाद होता। उसमें क्या होता है दोस्तों कि आप कमेंट पढ़ो, उनके आंसर दो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि दोस्तों आप ये 15 मिनट वीडियो देख लिया, इसके अलावा आप बच्चे को 45 मिनट में आप कुछ और देख सकते हो या कुछ और अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको लाइव क्लास नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।